हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है परिचय यानी इंट्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हैं वह चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट रूप से नहीं पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चैप्टर का थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा उनको आप सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन मिस हो जाता है तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये मैंने एक्सप्लेन करके फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें थ्योरी में पूरा तरह से बताया गया है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। तो ये जो है विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन कराता है। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल यानी खास, किसी एक उपभोक्ता के व्यवहार यानी उस कौन सा व्यवहार, आर्थिक व्यवहार के बारे में अध्ययन करना, या फिर किसी एक फॉर्म के बारे में अध्ययन करना। ये किस में किया जाएगा, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसी एक उपभोक्ता एक फॉर्म का अध्ययन कराता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है समग्र यानी पूरे आर्थिक इकोनॉमी यानी एक तरह से बड़े पैमाने पर, जैसे कि जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, उसके बाद ये मतलब जो भी टैक्स वगैरह होता है वो सारा चीज़ का जो स्टडी किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और एक बात मैं बताया था मैंने आप लोगों को थ्योरी में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर पूरा तरह से आप पढ़ लेते हैं तो आपको नॉलेज नहीं होगा पूरा अर्थव्यवस्था का, और समष्टि अर्थशास्त्र आप पूरा तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगा बड़े लेवल का, लेकिन बेसिक लेवल का नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ये बात बनती है कि अगर आप चाहेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का हम पूरा तरह से अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप से पढ़ना पड़ेगा। यानी समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए, पूरा नॉलेज होने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में पूरक है। मतलब एक दोनों से एक पहला जो है समष्टि वो दूसरा में मेल खाता है और दूसरा जो है वो मतलब पहला में मेल खाता है। मतलब समष्टि और व्यष्टि जो है आपस में कोरिलेट है, ये दोनों का संबंध बहुत अच्छा है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, परस्पर पूरक हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया था कि समाजवादी, पूंजीवादी और क्या होता है एक तरह से मिश्रित तीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, और समाजवादी में क्या होता है कि इसमें सामाजिक हित और कल्याण का मतलब होता है लोगों की भलाई यानी वेलफेयर, यानी लोगों की भलाई के बारे में ज़्यादा वर्क किए जाते हैं, ज़्यादा काम किए जाते हैं, ज़्यादा आर्थिक क्रियाकलाप कराए जाते हैं सरकार का तरफ से। तो ये जो होता है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, जिनको फॉलो कौन करता है, रशिया करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो इसमें प्राइवेट सेक्टर और एक तरह से सार्वजनिक सेक्टर दोनों को मतलब क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर यह पूछा गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरू मतलब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला था कि समष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही क्या बोला जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोला जाता है। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो छोटा यानी एक तरह से नैरो, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोला जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोला या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला, सेंस एक ही होगा, मीनिंग एक ही होगा, बात एक ही है।
तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो अध्ययन कराता है वो किस चीज़ का, विशिष्ट फॉर्म का। किसका, विशिष्ट फॉर्म, मतलब थोड़ा सा यह नाम सिर्फ चेंज कर दिया है। आप देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम होगा, ठीक है। इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्त में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत की जाती है। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी दिल से आप लोग को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है, ठीक है। सही बात है, 5 भागों में उन्होंने मतलब कैटेगराइज किया, यानी वर्गीकरण किया। अर्थशास्त्र की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्या यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लासिफाइड किया है। तो टोटल 5 भागों में जो किया है, ये किया है कौन, FH नाइट। कौन, FH नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है। यह कथन है, एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है, यह कथन है। तो ये जो कथन है ये स्टेटमेंट है किनका तरफ से दिया गया है, सैमुअलसन का तरफ से। किनका तरफ से, सैमुअलसन का तरफ से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। उत्पादन संभावना वक्र के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, नहीं इसका नहीं, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा पूरा एक तरह से व्याख्या करके। थोड़ा बहुत आपको चैप्टर फर्स्ट में शायद पढ़ाया गया होगा, इसके बारे में पूरा तरह से डिटेल्स हमको भी पता नहीं है, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है ये एक तरह से आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप यहाँ याद रखेंगे कि ये जो होता है ये क्या होता है, एक तरह से पूर्ण रोजगार की स्थिति में मान्यता, एक तरह से मान्यता है साधनों का हस्तांतरण, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से होना, ये तीनों यानी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या यानी बेसिक प्रॉब्लम माना है, ठीक है। किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, बिल्कुल इनको भी माना है। वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी किस प्रकार किया जाए, कौन सा साधन इस्तेमाल किया जाए, मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, लोगों को मजदूर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, यानी प्रकार जो है ना किस स्टाइल से, किस मतलब संसाधन से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, गरीब लोगों के लिए किया जाए या फिर सबको फ्री दिया जाए। तो ये सारा चीज जो ये तीनों के तीनों को प्रो सैमुअलसन ने अर्थव्यवस्था की क्या मानी है, बुनियादी समस्या यानी आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या जिनको बोलते हैं। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा क्या उत्पादन किया जाए, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, क्या चीज सम्मिलित होती है इसमें। तो इसमें जो सम्मिलित होती है वो क्या होती है कि व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, बिल्कुल ये तीनों, यानी व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति की बात की जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था एक अर्थव्यवस्था में, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं ये किस में सम्मिलित हैं, ये हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इस तरह से उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो किया जाता है तीनों चीज का, व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फॉर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, तीनों चीज का उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि बिल्कुल उत्पत्ति का साधन है, भूमि के अलावा, भूमि को छोड़कर हम लोग किसी चीज का भी, किसी भी साधन का उत्पादन, किसी भी संसाधन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, कोई भी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, उत्पादन करना, पैदा करना। तो किसी भी चीज को, किसी भी फसल को पैदा करने के लिए भूमि आवश्यकता है कि इस पर खेत है, मतलब प्लॉट वगैरह जो होता है, तो सबसे पहला ये आवश्यकता होती है। श्रम बिल्कुल मजदूर लोग चाहिए, मेहनत करेंगे तभी काम, मतलब श्रम का मतलब होता है मजदूर यानी मेहनत करना, काम करेंगे तभी उत्पत्ति होगा, अन्यथा नहीं होगा। मुद्रा ये नहीं होगा जब यह पूंजी हो गया। पूंजी का मतलब होता है पैसा, यानी जो एक तरह से लगता है, जो लगान लगता है, जो भी खर्च होती है उसको, ठीक है। ये तो मुद्रा तो एक करेंसी हो जाएगा, यानी हर देश का मुद्रा अलग अलग होता है, तो ये मुद्रा नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है
कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? सही बात है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव के कल्याण के बारे में सोचता है, मानव की भलाई कैसी हो, मानव को गरीबी से कैसे छुटकारा मिले, तो एक तरह से मानव का कल्याण के बारे में है ये विज्ञान। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ए मार्शल। किसने? मार्शल साहब ने, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा तरह से डिटेल में बताया गया था एडम स्मिथ के बारे में। ये कहाँ पैदा हुए, क्या कर रहे थे, कौन सा प्रोफेसर थे, कहाँ पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, सारा डिटेल्स आपको बताया गया था एडम स्मिथ के बारे में। तो अर्थशास्त्र के जो जनक है वो कौन है? एडम स्मिथ है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र चयन का यानी चुनाव का तर्कशास्त्र है, कहा। ये बात किसने कहा? यानी चुनाव की विज्ञान है, ये बात जो कहा अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, तो ये बात जो कहे थे, ये बात कहे थे रॉबिन्सन ने। किसने? रॉबिन्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? सही बात है, अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। धन के बारे में पूरा तरह से अध्ययन किया जाता है, कहाँ कितना पैसा बनता है, कहाँ कितना पैसा घाटा लगता है, देश गरीबी में जा रहा है, देश अमीरी में जा रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं, लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों की सुविधाएं नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो घुमा फिरा के जो है धन के बारे में भी अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, इसलिए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये बात किसने कह डाला? तो ये बात किसने कहा वो आपको बता रहा है। तो ये एडम स्मिथ कहते। कौन कहते हैं? एडम स्मिथ। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया? यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र पहले अपना अस्तित्व में नहीं था, लेकिन एक तरह से मंदी आई, आर्थिक मंदी आई 1929 में, यानी 1930 में। तो लोगों को लोगों को नहीं, अर्थशास्त्री को सोचने में मजबूर कर दिया गया कि अब दुनिया को गरीबी से कैसे छुटकारा दिया जाए, दुनिया कैसे गरीबी से छुटकारा पाए। तो वो जो सोच रहे थे, जो भी आइडिया जो थे, उनको एक तरह से बुक का नाम दे दिया गया, एक बुक में कंक्लूड कर दिया उनको। तो वो बुक का नाम पड़ गया समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो व्यष्टि और समष्टि निम्न में से किसने विभाजित किया है, तो वो चीज़ आपको बताना है। ये जो विभाजित करने का काम किया है, यहाँ आपको नाम नहीं दिया गया है, नन ऑफ दिस आपको करना होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, हम लोग क्या है? उपभोक्ता है। हम क्या है? उपभोक्ता है। आप क्या है? उपभोक्ता है। हम एक कंज्यूमर हैं। तो हमारे व्यवहार के बारे में हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, किसके साथ क्या बोलते हैं, किसके साथ मतलब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, किसके साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, ये व्यवहार नहीं, वो अर्थशास्त्र वाला व्यवहार। यानी मेरे पास कितना पैसा है, हम कितना कमाते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, ये सारा जो है मेरा क्या हो जाएगा? एक्टिविटी हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे? उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी जैसे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। समाजवादी में क्या होता है कि लोगों के कल्याण के बारे में, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है कि अधिकतम लोक कल्याण हो, अधिकतम लोगों की भलाई हो, लोगों का जीवन एक तरह से सुखद बने, अच्छा बने, लोगों को गरीबी से छुटकारा मिले। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र यानी प्राइस जो सिस्टम है उसके आधार पर मतलब निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र, किसी भी वस्तु का कीमत किस में फिक्स किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजीवादी। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र को आधार मानते हुए कोई भी फैसला लिया जाता है कि मतलब कोई भी फैसला जैसे कि आउटपुट इनपुट के बारे में फैसला लिया जाता है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है
कि किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, यानी किस आधार पर, किस बेस पर आर्थिक समस्या जो है, यानी जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका ढांचा एक तरह से खड़ा है। ये खड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये खड़ा रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश को गरीबी से जूझना पड़ेगा। ठीक है, तो किस आधार पर ये खड़ा है, तो ये जो है ये सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं, ये दोनों चीज है, इसलिए आर्थिक समस्या एकदम ढांचा बन के एकदम पूरा सीना तान के खड़ा। और ये दोनों चीज की समस्या अगर दूर हो जाएगी, सीमित साधन यानी अनलिमिटेड अगर साधन होगा मेरे पास, सीमित नहीं होगा, लिमिटेड नहीं होगा, और असीमित इच्छाएं नहीं होगी, तो क्या होगा कि क्या ये आर्थिक समस्या अपना ढांचा रख पाएगा, ये ढांचा कब गिर जाएगा। तो ये जो है ये बहुत बड़ी एक तरह से किसी भी देश के लिए सही नहीं है, वो आर्थिक दिशा में अग्रसर नहीं हो पाएगा अगर उसके आर्थिक समस्या ढांचा के रूप में खड़ा रहेगा। और ये ढांचा के रूप में क्यों खड़ा है, इसका क्या कारण है, क्योंकि देश में सीमित साधन होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तेल जो है, कोयला लिमिटेड में है, तेल लिमिटेड में है, मतलब हर चीज़ लिमिट में होता है किसी भी देश के पास। असीमित आवश्यकताएं यानी है लिमिट में, लेकिन लोगों का आवश्यकता ज़्यादा है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये मतलब प्रॉब्लम होता है। इस तरह से आपको क्या राइट करना है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम, आर्थिक समस्या को बताने वाले वक्र का नाम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो इसका जो मैंने आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक तरह से आपको ऑब्जेक्टिव रटना है, एक तरह से जैसे रटिए आप फिर याद रखिए, रटिए या फिर कुछ रखिए, क्योंकि सेम टू सेम पूछ देता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछ देता है, आपको याद रखना है किसी भी हाल में। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल गिरता है तो वो किधर से किधर गिरता है, इसका जो स्लोप है वो गिरता है ऊपर से नीचे। क्या हो जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है। अब ये ऊपर से नीचे कैसे गिरता है, ये पूरा तरह से ग्राफ के जरिए आपको थ्योरी में बताया जाएगा। ठीक है, या फिर बता दिया गया होगा, कुछ ना कुछ तो बताया होगा, इस चैप्टर के अंतर्गत है, बताए होंगे, इसलिए आप लोग ये इस चैप्टर में ये मतलब सवाल आया, ये क्वेश्चन आया आपका। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र जो है वह अक्ष की ओर नतोदर होता है। क्या होता है, अक्ष की ओर नतोदर होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। सभी क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। आर्थिक समस्या जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, ये बेसिक रूप से किस तत्व की समस्या है वो आपको बताना है। चुनाव की समस्या है, उपभोक्ता चयन की समस्या, फॉर्म चयन की समस्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल चुनाव की समस्या, सिलेक्शन, यानी किसी भी चीज़ का चुनाव कैसे किया जाए, किसी भी चीज़ का चुनाव कैसे किया जाए, कितना वस्तु खरीदा जाए, कौन सा वस्तु को चुना जाए, तो ये जो है आर्थिक समस्या का बेसिक प्रॉब्लम है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो ये क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र, कीमत तंत्र, यानी क्या है, प्राइस सिस्टम, कीमत तंत्र है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है, यानी बेसिक प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्या माना है। किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, बिल्कुल इनको भी माना गया है। वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, कौन सा वस्तु कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितना केजी में उत्पादन किया जाए, कितना टन में, कितना मेट्रिक टन में उत्पादन किया जाए, तो ये भी अर्थशास्त्र की बुनियादी समस्या है, केंद्रीय समस्या। इसी को बोलते हैं केंद्रीय समस्या, या बुनियादी समस्या बोलिए या फिर केंद्रीय समस्या बोलिए, बात सेम ही है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। बुनियादी समस्या या फिर केंद्रीय समस्या दोनों सेम ही होता है मीनिंग। ठीक है, आपको बोलेगा एग्जाम में कि बुनियादी समस्या लिखिए अर्थव्यवस्था की या फिर केंद्रीय समस्या लिखिए अर्थव्यवस्था की, तो आपको 3 टॉपिक दिया गया है, 3 समस्या होता ही है, और तीनों समस्या के बारे में पूरा तरह से मैंने आप लोगों को थ्योरी वाला वीडियो में पढ़ाया है। किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यह अर्थशास्त्र को जज करना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, जब वस्तु का उत्पादन किया जाए ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाए या फिर ज़्यादा मजदूरों का इस्तेमाल किया जाए, या फिर कौन सा मशीन का इस्तेमाल किया जाए, फिर किस प्रकार के मजदूर का इस्तेमाल किया जाए, तो ये वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए,
सही बात है, वस्तु का उत्पादन हो गया। अब देश में है आदमी, कोई गरीब है कोई अमीर है, किन के लिए उत्पादन किया जाए? अगर अमीर को दिया जाएगा तो क्या फ्री में दिया जाएगा, या फिर गरीब को दिया जाएगा तो क्या उनसे टैक्स लिया जाएगा, उनसे पैसा लिया जाएगा? तो ये मतलब जज करना पड़ता है कि वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, किन को दिया जाए, ये सारा चीज़ करना पड़ता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है? तो यहाँ जो अपवाद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29 उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। तो ये जो मान्यता है ये उपयुक्त सभी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी, और साधनों का हस्तांतरण में भी, और साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? तो यहाँ जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि इनमें से क्या उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता? तो यहाँ जो आपको पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साधनों का विनाश। क्या हो जाएगा? साधनों का विनाश। यानी ये जो है उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया, इसका राइट आंसर क्या हुआ? यानी कीमत वृद्धि नियंत्रण के लिए भार। अब देखिए 32 पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? शिक्षक द्वारा अध्यापन, या फिर चिकित्सक द्वारा मरीज की चिकित्सा, कालाबाजारी, या फिर कृषक द्वारा कृषि कार्य। बात से ही पता चलता है कालाबाजारी कितना खतरनाक वर्ड है और कितना क्रिमिनल वर्ड है, इसी से पता चलता है। तो ये जो है आर्थिक क्रिया नहीं है, ये गुंडा लोगों का काम है कालाबाजारी। ये जो बेकार लोग होते हैं, जो मतलब गलत समाज के लिए एक तरह से समाज के लिए मतलब वो समाज के लिए सही नहीं होते हैं, समाज के लिए कभी सच नहीं सोचते हैं, सही नहीं सोचते हैं, वही लोग ये काम करते हैं कालाबाजारी। कोई भी वस्तु का, कोई भी सरकारी वस्तु का, कोई भी मतलब प्राइवेट वस्तु का, सरकारी वस्तु का ही कालाबाजारी किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट सुनेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। कालाबाजारी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को चोरी करके या फिर उनको चुरा करके मार्केट में बेचना। सरकारी चीज़ को चुरा करके मार्केट में अगर कोई बेचेगा तो वो क्या हो रहा है? कालाबाजारी हो रहा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता होता है तो वो क्या कहलाता है? तो उपभोक्ता कहलाता है। सही बात है, हम लोग जब कोई वस्तु को खरीदते हैं अपना संतुष्टि के लिए, अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। यानी कंज्यूमर, हम लोग क्या हैं? कंज्यूमर हैं। तो हम लोग क्या हैं कि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदते हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता, कंज्यूमर कहलाएंगे। तो टोटल 33 क्वेश्चन था आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 परिचय इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, लास्ट में आपसे फिर से पुनः विनती की जाती है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। यकीन नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, या फिर भरोसा नहीं हो रहा है, तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पढ़ाई की जाती है, किस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।